हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स ऑथेंटिक बाय सीएन टीम। हमने लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन देख लिया था, ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ पे देख लिए थे। देन और क्या देखा था हमने, ये कंसेप्ट्स रिलेटेड टू पॉपुलेशन ग्रोथ एंड दोनों थियरीज देख ली थी पॉपुलेशन ग्रोथ की। आज हम देखने वाले हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने एक कंपैरिजन दिया है कि कैसे 1961 में बस इतनी पॉपुलेशन हुआ करती थी एंड वहीं 2011 में इतनी पॉपुलेशन हो गई है। तो वो एक तरह से कंपेयर कर रहे हैं कि कहाँ पहले जो भी रिसोर्सेज रहते थे वो सिर्फ इतनी सी पॉपुलेशन में डिवाइड होते थे और अब वही सेम रिसोर्सेज इतने सारे पीपल को एक्यूमुलेट करने पड़ रहे हैं। तो आगे देखते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज अ सिचुएशन वेयर द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज फास्टर देन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। यानी जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ है उससे ज्यादा फास्ट हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। दैट मीन्स कि हमारे लिमिटेड मीन्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज ज्यादा पॉपुलेशन में डिवाइड हो रहे हैं। और ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्यों होता है? क्योंकि there is a high birth rate followed by a low death rate. Births high है and deaths low है। High birth rate क्यों है? उसके 8 reasons है। First one है illiteracy. The percentage of illiterates in the country is reasonably high. हालांकि महाराष्ट्र में लिटरेसी रेट 82.3% है ऑलमोस्ट, लेकिन इंडिया में इलिटरेट्स यानी जिन्होंने एजुकेशन नहीं ली है ऐसी बहुत सारी पॉपुलेशन है। The attitude of illiterate people towards marriage and childbirth has remained rigid. जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते उनको तो लगता है शादी होनी ही चाहिए किसी भी हालत में, और शादी होते ही n नंबर ऑफ चिल्ड्रन होने चाहिए। फिर आगे उनकी मर्जी 5, 6, 7, 8 जितना भी। साथ ही में लो लेवल ऑफ लिटरेसी अमंग फीमेल्स इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई बर्थ रेट। स्पेशली गाँव में वगैरह फीमेल्स को एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जाती। गर्ल्स को बोलते हैं ब्याह के चली जाएगी तो इसकी पढ़ाई पे खर्चा नहीं करेंगे, तो इसलिए उनके हाथ में भी घर का कोई भी डिसीजन लेने का हक नहीं रहता। और जो प्रथाएं सालों से चलती आ रही हैं, भले ही वो इस जमाने के लिए रेलिवेंट हो ना हो, पुरानी प्रथाएं आगे कंटिन्यू की जा रही हैं। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ हाई बर्थ रेट। देन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मैरिज। इंसान पढ़ा लिखा हो या नहीं, शादी करनी कंपलसरी करके रखी है। इट इज बोथ अ रिलीजियस एज वेल एज सोशल ऑब्लिगेशन। हर रिलीजन में मैरिज करना डिफॉल्ट माना जाता है, और सोशल लेवल पे भी आप कहीं भी किसी मीटिंग में जाएं, किसी पार्टी में जाएं, तो आसपास के लोग, वो अंकल आंटी शादी करने पे दबाव डालते रहते हैं। इसलिए लोगों का एटीट्यूड चेंज नहीं हो पा रहा। नेक्स्ट है एज ऑफ मैरिज। इन इंडिया द लीगल एज ऑफ मैरिज इज रिलेटिवली लोअर कंपेयर टू अदर कंट्रीज। इट इज 18 years फॉर फीमेल्स एंड 21 फॉर मेल्स। लो एज ऑफ मैरिज इज रिजल्टेड इन अ हाई बर्थ रेट। तो इंडिया में जो एज ऑफ मैरिज है 18 फॉर फीमेल्स एंड 21 फॉर मेल्स, वो बाकी कई कंट्रीज से लोअर है। जैसे हम चाइना में जाएं तो वहाँ पे मैरिज एज है 20 फॉर फीमेल्स एंड 22 फॉर मेल्स। तो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए मैरिज एज भी बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट है प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड। Many Indian parents are opting to continue having children until they have a son or desired numbers of sons. This is known as son beta preference. कुछ परिवारों में उनका कंपलसरी रहता है कि या तो एक बेटा होना चाहिए या इतने 2-3 बेटे होने चाहिए या 4 बेटे होने चाहिए, इतना उनका कंपलसरी रहता है। तो जब तक बेटा नहीं होता तब तक कितने भी बेटियां हो उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2-3 सन्स करने के लिए 5-6 चिल्ड्रन भी होंगे तो उन्हें चलेगा। तो ये हो गई प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड। देन है जॉइंट फैमिली सिस्टम। देयर इज नो इंडिविजुअल फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो कोई एक के ऊपर प्रेशर नहीं आता घर चलाने का, बाकी घर वालों के पैसे से न्यूबॉर्न का पालन पोषण हो सकता है। इसलिए एग्जिस्टेंस ऑफ जॉइंट फैमिली भी एक रीजन है। देन है डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से क्या फर्क पड़ा? बिकॉज इंडियन एग्रीकल्चर इज ड्रिवन बाय मैन पावर। हमने देखा कि विलेज एरियाज में मेनली मैन पावर से ही एग्रीकल्चर चलता है एंड मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। तो ये जो ओवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर है, यानी बहुत सारी फैमिलीज का घर एग्रीकल्चर की वजह से चलता है, इसलिए वो ज्यादा चिल्ड्रन प्रेफर करते हैं बिकॉज इट इम्प्लाइज मोर लेबर फोर्स अवेलेबल फॉर फील्ड वर्क। ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा काम कर पाएंगे, तो खेतों में आसानी होगी। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। जैसे एग्रीकल्चर वाले ज्यादा लेबर फोर्स के लिए काम करते हैं, वैसे ही पुअर पीपल भी लार्ज फैमिलीज प्रेफर करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उससे ग्रेटर इकोनॉमिक सपोर्ट होगा। जैसे कहाँ कोई एक जन कमाने जाएगा तो 10,000 पर मंथ कमा के आएगा, वहीं अगर 5 लोग कमाने जाएंगे तो अगर हर इंसान 10-10 हज़ार भी कमा रहा है तो महीने का 50,000 आ जाएगा घर पर। तो इससे उनकी पॉवर्टी खत्म हो सकती है या कम हो सकती है, इसलिए पुअर पीपल भी प्रेफर करते हैं ज्यादा चिल्ड्रन। देन है लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट फैमिली वेलफेयर सर्विसेज। मोस्ट ऑफ द पीपल आर इग्नोरेंट अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस मीन्स एंड टेक्निक्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। परिवार चलाने के तरीके, फैमिली प्लानिंग कैसे करते हैं, वो सब उन्हें नहीं पता। आप 3 चिल्ड्रन को छोटी छोटी स्कूल्स में पढ़ाओगे, इससे अच्छा एक चाइल्ड को अच्छी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाओ, उसे ज्यादा स्किल से दिलवाओ, अच्छे से स्किलफुल बनाओ ताकि वो कुछ समाज का भला कर सके। पर लोगों को ये बात नहीं पता होती, इसलिए बर्थ्स ज्यादा होते हैं। यू शुड नो अंडर पॉपुलेशन
अंडर पॉपुलेशन क्या होती है? जब नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा है एंड पॉपुलेशन कम है, तो वो हो गई अंडर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन यानी पॉपुलेशन ज़्यादा है और नेचुरल रिसोर्सेज कम है, यानी उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को कम रिसोर्सेज में काम चलाना पड़ रहा है, तो वो हो गई ओवर पॉपुलेशन, यानी जैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है वैसा सा काम। एंड ऑप्टिमम पॉपुलेशन यानी नेचुरल रिसोर्सेज और पॉपुलेशन ग्रोथ दोनों में एक बैलेंस बना हुआ है, दोनों इक्वल से ही चल रहे हैं। देन है कॉजेज ऑफ लो डेथ रेट। हमने देखा इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है एंड करेंटली डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के सेकंड स्टेज में है। उसमें क्या होता है? हाई बर्थ रेट होती है एंड लो डेथ रेट होती है। तो डेथ रेट कैसे कम हो गई? पहले तो दोनों हाई हाई थे, हाई बर्थ एंड हाई डेथ। देन वो डेथ रेट लो हो गई बिकॉज इंप्रूवमेंट इन मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज। हॉस्पिटल्स इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बन गए और बढ़ गए, रिमोट एरियाज में भी मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल होने लग गई, और कई सारी बीमारियां जिनका पहले कोई इलाज नहीं था उनके भी इलाज आ गए। Due to widespread increase in medical and health facilities, epidemics like plague, cholera, malaria, smallpox, tuberculosis, etc. have almost been eradicated. ये जो प्लेग, कॉलेरिया, मलेरिया वगैरह थी चीज़ें 1920s के दौर में, जिसकी वजह से हाई डेथ रेट थी, अब हमारे पास में उसके खिलाफ वैक्सीन्स आ गई, कई अलग अलग प्रकार की मेडिकल फैसिलिटीज आ गई, इसलिए डेथ्स कम हो गई। देन डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। पहले के ज़माने में मैटर्निटी के टाइम पे यानी प्रेगनेंसी के टाइम पे भी वुमेन की डेथ हो जाती थी, मे भी उसे न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया अच्छे से, मेडिकल फैसिलिटीज ढंग से अवेलेबल नहीं थी, या उनके पास में फंड्स की कमी थी और वो डॉक्टर को नहीं दिखा पाए, तो वो MMR भी अब कम हो गई है ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल फैसिलिटीज। देन है फॉल इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। पहले ही प्रेग्नेंट वुमेन की हेल्थ पे बहुत इश्यूज आते थे, एंड प्लस जो इन्फेंट जो पैदा हो गए एंड पैदा होकर जस्ट 1-2 दिन के बच्चे हैं, उनकी भी मरने की संभावना बहुत ज़्यादा थी। कितनी थी? ये देखिए, पहले 146 पर 1000 थी 1951, देन वो हुई 64 पर 1000 इन 2002, एंड नाउ 47 पर 1000 इन 2011। लास्ट हमारे पास में 2011 का सेंसस हुआ था, इसलिए वही डेटा है, तो ये 146 से 47 पर 1000 पे आ चुकी है। इंप्रूवमेंट इन लिटरेसी अमंग वुमेन हैज ऑल्सो रिजल्टेड इन बेटर केयर फॉर इन्फेंट्स। पहले वुमेन को एजुकेशन प्रोवाइड ही नहीं की जाती थी, लेकिन अब जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, वैसे वुमेन लिटरेसी भी बढ़ रही है। एंड इसी वजह से, क्योंकि उन वुमेन को पता है कि पालन पोषण कैसे किया जाता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन कैसे दिया जाता है, इसलिए इन्फेंट्स की बेटर केयर हो पा रही है। एंड बेटर मेडिकल फैसिलिटीज भी एक रीजन है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होने का। देन है इंक्रीज इन लिटरेसी। वही जो पॉइंट पहले उन्होंने वुमेन के बारे में कही थी, वो इन्होंने अलग से पॉइंट बना के लिख दिया। बेटर एजुकेशन विल हेल्प द पीपल टू टेक केयर ऑफ देयर लाइफ एंड द नीड्स ऑफ देयर चिल्ड्रन। एजुकेशन से इंसान अपने आसपास की दुनिया के बारे में अवेयर हो जाता है और बेटर डिसीजंस ले पाता है, बेटर केयर कर पाता है, खुद की लाइफ की भी, खुद के जीवन की भी, और चिल्ड्रन को भी समझ पाता है कि अलग अलग एज ग्रुप के चिल्ड्रन को क्या क्या नीड्स चाहिए रहती है, उन्हें क्या क्या वांट्स होती है, एडोलसेंस क्या होता है, टीनेज प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं, उन सब के बारे में हमें एजुकेशन अवेयर करवाती है। एंड इस वजह से वो लोग इन सब प्रॉब्लम से बेटर वे में डील कर पाते हैं। एजुकेशन हैज हेल्प द पीपल टू कम आउट ऑफ देयर ब्लाइंड फेथ, बिलीव्स एंड इग्नोरेंस। अब लोग अंधविश्वास नहीं रखते, किसी भी बात पे बिना प्रूफ के बिलीव नहीं करते, और अपने आसपास अवेयरनेस रखते हैं आसपास की चीज़ों के बारे में। न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ में न्यूली अराइजिंग सोशल प्रॉब्लम्स का भी सोल्यूशन वो जानकर रखते हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ न्यूट्रिशियस फूड। एजुकेशन हैज क्रिएटेड अवेयरनेस अबाउट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। बाकी एस्पेक्ट्स के साथ में हेल्थ के बारे में और न्यूट्रिशन के बारे में भी एजुकेशन अवेयरनेस क्रिएट करती है। परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन डाइंग ड्यू टू माल न्यूट्रिशन एंड इल हेल्थ वॉज क्वाइट हाई। बहुत सारे चिल्ड्रन और वुमेन पे अफेक्ट पड़ रहा था माल न्यूट्रिशन का, यानी वो प्रॉपर न्यूट्रिशन कंज्यूम नहीं कर रहे थे एंड उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी उनकी डाइट की वजह से। ये एक कारण बन रहा था हाई डेथ रेट का। इसलिए अब ये सब अंडर कंट्रोल है बाय प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशियस डाइट। अब हम लोगों को न्यूट्रिशियस डाइट प्रोवाइड करने लग गए, जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन का ध्यान दिया जाता है, सब पल्सेस मिनरल्स अच्छे से डाले जाते हैं, एंड सो डेथ्स कम होती हैं। इसका एग्जाम्पल दिया इन्होंने मिड डे मील प्रोग्राम इन स्कूल्स। कई गवर्नमेंट और पब्लिक स्कूल्स में दोपहर का खाना स्टूडेंट्स को फ्री में दिया जाता है। उसमें वो दाल, भात, चावल, चपाती, रोटी वगैरह सब कुछ देते हैं। नेक्स्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट। पहले कहीं भी डिजास्टर आता था तो किसी को भनक भी नहीं लगती थी, ऐसे कोई भी अथॉरिटी नहीं थी कि डिजास्टर आएगा तो कौन एक्शन लेगा, सब एक अकेले गवर्नमेंट के ऊपर आ जाता था। इसलिए 2005 में जब बाढ़ भी आई थी, तब गवर्नमेंट ने एक अलग से अथॉरिटी बना दी NDA में, यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो डिजास्टर मैनेजमेंट में भी हेल्प करती है, लोगों को डिजास्टर्स के लिए प्रिपेयर भी करती है, एंड डिजास्टर के पहले क्या करना चाहिए, उसके दौरान क्या करना चाहिए और उसके बाद में क्या करना चाहिए, वो सब बताती है। दिस हेल्प्स टू मिटिगेट ऑल टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स, देयरबाय रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ लाइव्स। इसलिए कम लोगों की जान जाती है। अदर फैक्टर्स इंक्लूड क्या क्या है, एजुकेशन, सोशल रिफॉर्म्स, रैपिड अर्बनाइजेशन, इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पब्लिसिटी कैंपेन्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। लोगों में एजुकेशन की मात्रा बढ़ गई, कई सारे रिफॉर्म्स होते रहते हैं,
कि कैसे आप हेल्दी रह सकते हैं और एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है तो साथ ही में मॉडर्नाइजेशन आ रहा है और सब हेल्थ फैसिलिटीज हॉस्पिटल्स वगैरह आसपास में अवेलेबल हो पा रहे हैं। इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों में एजुकेशन बढ़ी तो उन्हें जॉब मिली तो घर में इनकम आई, इस वजह से वो अच्छा घर ले पाए और अच्छी फैसिलिटीज में रह पा रहे हैं। साथ ही में कई सारे पब्लिसिटी कैंपेन्स भी होते रहते हैं बीच बीच में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। ये सब फैक्टर्स भी लो डेथ रेट में काम करते हैं, मदद करते हैं। यू शुड नो इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। अगर धरती पे ज्यादा पॉपुलेशन आ गई है मतलब भारत में, तो उससे क्या होगा, इंक्रीज्ड प्रेशर ऑन लैंड। 2.4% लैंड एरिया पे 17.5% पॉपुलेशन को रहना पड़ रहा है। कोई अच्छी बात तो है नहीं। लैंड पे प्रेशर आ रहा है मतलब एग्रीकल्चर पे भी आ रहा है। जितने ज्यादा लोग हैं उतने ज्यादा लोगों को खाना चाहिए, तो उतना ज्यादा फूड सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। फूड सप्लाई बढ़ेगा एग्रीकल्चर से। प्रेशर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेसिक कम्युनिटीज, ज्यादा लोगों के लिए ज्यादा घर, ज्यादा बेसिक कम्युनिटीज बनानी पड़ेंगी, अलग अलग बिल्डिंग्स बनानी पड़ेगी, ज्यादा गार्डन बनाने पड़ेंगे, ज्यादा मार्केट्स लगेंगे। इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ फूड। फूड एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। खाना खाए बिना तो किसी का जीवन चल नहीं सकता, इसलिए फूड की डिमांड बहुत ज़्यादा है क्योंकि बहुत सारी पॉपुलेशन है तो ज़्यादा डिमांड करेगी, पर वही सप्लाई उसकी कम है क्योंकि प्रोडक्शन तो उतना ही हो रहा है जितना पहले हो रहा था, तो उसे और बढ़ाना पड़ेगा। तो ये एक प्रकार का इम्बैलेंस चल रहा है। इन्फ्लेशन, अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर हमारे पास में एक दुकानदार के पास में एक चीज़ है 10 रुपए की, जिसे खरीदने के लिए 5 अलग अलग लोग आए हुए हैं, पर उसके पास में बस एक ही चीज़ है और वो उसे कोई एक ही इंसान को बेच सकता है। हाँ, तो अगर वो इंसान यानी वो शॉपकीपर पर्सन ए को वो चीज़ 10 रुपए की चीज़ 10 रुपए में बेच रहा होगा, लेकिन बी को उसकी अगर ज़्यादा ज़रूरत है उस चीज़ की, तो वो उस 10 रुपए की चीज़ के लिए 12 रुपए भी देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो फिर सी बोलेगा कि नहीं मुझे चाहिए, वो 14 रुपए देने के लिए तैयार हो जाएगा। डी बोलेगा 16 रुपए भी दे दूंगा लेकिन मुझे दे दे। ई बोलेगा कि मैं 18 रुपए दे दूंगा 10 रुपए की चीज़ के लिए। देन हो सकता है ए वापस बोले मैं 20 रुपए दे दूंगा पर ये चीज़ मुझे ही चाहिए। ऐसे इनकी बोली लग सकती है एक पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए, एंड अगर नहीं भी लगती है तो वो शॉपकीपर अपनी तरफ से भी उस 10 रुपए की चीज़ को डिमांड ज़्यादा होने की वजह से 15 रुपए में या 20 रुपए में बेच सकता है। तो इसलिए चीज़ों की स्केर्सिटी हो जाने की वजह से, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई और चीज़ें कम हो गई, मीन्स प्रोडक्ट्स कम हो गए, इसलिए महंगाई बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन हो जाती है। देन कई सारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी आते हैं। अगर ज़्यादा पॉपुलेशन है तो ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ होंगे, ज़्यादा पानी यूज़ होगा, इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा जनरेट करनी पड़ेगी, जो लिमिटेड रिसोर्सेज जैसे कोयले वगैरह से, कोल एंड नेचुरल गैस उनसे बनते हैं, जो गैस सिलेंडर्स लगते हैं हमें। तो ऐसे सब एनवायरमेंटल फैक्टर्स हमें ज़्यादा यूज़ करने पड़ रहे हैं, इसलिए उनमें भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सोशल प्रॉब्लम्स, ज़्यादा इंसान होंगे तो ज़्यादा भेदभाव होगा, सोसाइटी में ज़्यादा कंपैरिजन होगा। शर्मा जी का लड़का 90% ला रहा है, वर्मा जी का लड़का 91% ला रहा है, रोहन और जयवंत 93 और 94% ला रहे हैं, तो तुझे 95% लाने में क्या प्रॉब्लम है? ऑफ कोर्स सोशल प्रॉब्लम्स तो अराइज होंगी ही, ज़्यादा कंपैरिजन हो जाएगा। एंड लो नेशनल इनकम, एक परिवार में क्या होता है, जैसे आपने अपने परिवार में देखा होगा, या जो भी यंग पॉपुलेशन है, मीन्स जो भी वर्किंग पॉपुलेशन है, जैसे आपके पापा कमा सकते हैं या आपकी मम्मी पापा दोनों कमा सकते हैं, या कोई बड़े भाई बहन होंगे तो वो कमा रहे होंगे। बट जो इंडिया की मेजर पॉपुलेशन है उसमें वैसे ही ज़्यादा इनकम बहुत कम परसेंटेज ऑफ लोगों को ही मिल पाती है। एंड प्लस जो बाकी के लोग होते हैं, जैसे विलेजेस में रहने वाले या झोपड़पट्टी में रहने वाले, वो बहुत कम वेजेस में बहुत कम रेट्स पे काम करते हैं, एंड उनके घर में डिपेंडेंट्स भी ज़्यादा होते हैं। ऐसे चिल्ड्रन की पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी, बड़े बुजुर्ग बहुत होंगे। और जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं उसमें कौन से कितने लोग काम कर रहे थे, कितने काम नहीं कर रहे थे, ये हम नहीं काउंट करते। हम पूरी पॉपुलेशन को लेकर टोटल इनकम को डिवाइड कर देते हैं, मीन्स पर कैपिटा इनकम भी कम हो जाती है। देन है मेजर्स टू चेक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसमें क्या क्या है? टू कंट्रोल द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया द फॉलोइंग मेजर्स नीड टू बी अंडरटेकन। फर्स्ट वन है इकोनॉमिक मेजर्स। हमें लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है और पॉपुलेशन ग्रोथ को कम करना है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ा सकते हैं। उससे क्या होगा, जो एग्रीकल्चर पे ओवर डिपेंडेंसी है वो कम होगी, यानी बहुत सारी पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर में बहुत कम कमा पा रही है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में आके ज़्यादा कमा पाएगी। तो हमें और इंडस्ट्रीज खड़ी करनी है। देन है क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, वो भी पहले से रिलेटेड सा ही हो गया। लोगों को जॉब्स दिलवानी है, जो स्किल्ड हैं उन्हें स्किलफुल जॉब्स दिलवानी है, जो अनस्किल्ड हैं उन्हें दूसरी अनस्किल्ड जॉब्स दिलवानी है। कई लोगों को एंटरप्रेन्योर्स बनाना है या सोल प्रोप्राइटर बना देना है कि वो कम से कम खुद का खर्चा अच्छे से चला पाए, अपना खुद का बिजनेस करके। देन रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, लोगों को जॉब्स दिलवाएंगे, उनका सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करवाएंगे तो उनकी पॉवर्टी खत्म हो जाएगी, सब अपना घर का खर्च कम से कम अच्छे से चला पाएंगे। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, यानी हमें इनडिफरेंस कम करना है। जैसे कैसा होता है, जो पुअर है वो ज़्यादा ही पुअर है, जो रिच है वो ज़्यादा ही रिच है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कम करना है। यानी एक प्रकार से पुअर लोगों को
और उनका इनकम सोर्स जनरेट करवाना है जिससे वो और प्रोग्रेस कर पाएं। देन है सोशल मेजर्स। पहले हमने इकोनॉमिक मेजर्स देख ली, अब सोशल देख लेते हैं। सोसाइटल लेवल पे क्या होगा, ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज अ सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सोशल लेवल पे भी प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक भी प्रॉब्लम है। ये रिलेटेड है इलिटरेसी से, एजुकेशन नहीं लेने से, फिर अंधविश्वास रखने से, पुरानी सोच रखने से और वुमेन का स्टेटस कम मानने की वजह से। हमने पहले देखा ना, पुरानी प्रथाएं कंटिन्यू कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग कैसे करते हैं उन्हें नहीं पता, और वुमेन के डिसीजन तो कभी मानने ही नहीं है। तो इसके लिए हम क्या मेजर्स ले सकते हैं? पहली बात, इलिटरेसी थी तो एजुकेशन स्प्रेड कर दो, फिर एजुकेशन से ही सुपरस्टिशन और ऑर्थोडॉक्सी चली जाएगी। वुमेन का स्टेटस लो है तो वुमेन का स्टेटस इंप्रूव कर देते हैं एंड लीगल एज ऑफ मैरिज बढ़ा देते हैं। देन है पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया। इससे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स हैं जो इन्होंने बताए हैं। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, फर्स्ट वन है FPP। इट वॉज लॉन्च्ड इन 1952 विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग द बर्थ रेट। पहले 1952 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम बनाया गया था बर्थ रेट रिड्यूस करने के लिए। फैमिली प्लानिंग रेफर्स टू प्लान्ड पैरेंटहुड। अगर आप एक बच्चे के पालन पोषण के लिए तैयार हैं, आपके पास में अच्छे से फंड्स अवेलेबल हैं एंड आप प्रिपेयर्ड हैं उसे संस्कार देने के लिए, तो ही चाइल्ड बर्थ कीजिए। इट इज़ अ मेजर इन विच बर्थ ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय चॉइस एंड नॉट बाय चांस। हम कहते हैं ना बाय चांस कोई काम हो गया, नहीं, यहाँ पे होना चाहिए वो बाय चॉइस। अगर आपकी मर्जी है, आप पूरी तरह प्रिपेयर्ड हैं तो ही। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वॉज नॉट सक्सेसफुल। ये उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस। लोगों में अवेयरनेस ही नहीं पहुंच पाई, और जिनमें पहुंची उनमें साथ में फॉल्स रिलीजियस बिलीव्स भी थे। लोगों ने बिना कारण रिलीजन के नाम पे अफवाह फैला दी कि ये सब प्रोग्राम्स ऐसे ही होते हैं, इनका कुछ मतलब नहीं होता। एंड इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की खुद की पॉलिसीज भी इनकंसिस्टेंसी चल रही थी, बराबर हो नहीं पा रहे थे सारे काम। इस वजह से फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हो पाया। देन आया फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। वो क्या था, बस उसी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को रीनेम कर दिया गया 1979 में एज फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। जब उसका नाम फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था तो प्लानिंग तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई और तुमको आके सिखा रहा है, लेकिन वेलफेयर तो यानी तुम्हारे भले की बात हो रही है। It attempted to integrate family planning services with those of maternal, child health and nutrition. इसमें वो ये भी बताने लग गए कि मैटरनिटी के टाइम पे क्या क्या काम करने चाहिए, कैसा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना चाहिए उन्हें, एंड चाइल्ड हेल्थ कैसे अच्छे से रख पाते हैं, इन्फेंट्स की बेटर केयर कैसे कर पाते हैं। ये सब बातें भी जब वो बताने लग गए तब बना हमारा ये फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। फिर 2000 में आया नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। फिर एक पॉलिसी बना दी गई। The government introduced NPP to control population and improve its quality. पॉपुलेशन को कंट्रोल भी करना है और उसकी क्वालिटी इंप्रूव करनी है। हमने पहले देखा ना, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से लो नेशनल इनकम्स हैं, तो अगर उसकी क्वालिटी इंप्रूव करनी है यानी ज़्यादा कमाई करवानी है लोगों की, उसके लिए हम क्या क्या करेंगे? सबसे पहली बात, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देंगे अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। 14 साल की उम्र तक फ्री में एजुकेशन देंगे और कंपलसरीली एजुकेशन प्रोवाइड करना रखेंगे। देन रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट टू बिलो 30 per 1000 लाइव बर्थ्स। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो अभी 47 चल रही है उसको हमें कम करना है, 30 तक लेकर आना है। MMR को, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को बिलो 100 लेकर आना है पर 1 लाख लाइव बर्थ्स। 1000 था या 1 लाख है। एंड यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन करना है ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट ऑल वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस। जो डिजीजेस वैक्सीन से प्रिवेंट किए जा सकते हैं उन्हें प्रिवेंट करना है, इन्फेंट को ही वैक्सीन देनी है। इसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन बोलते हैं, यानी सबकी इम्यूनिटी बढ़ानी है, उसे टीकाकरण भी बोलते हैं। देन डिलेड मैरिज फॉर गर्ल्स, यानी लीगल एज ऑफ मैरिज बढ़ानी है। 18 ईयर्स ऑफ एज जो अभी है वो प्रेफरेबली आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ एज कर देनी है। फिर प्रिवेंशन करना है और कंट्रोल करना है कम्युनिकेबल डिजीजेस को, यानी जो भी इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं जो कनेक्शन से, टच से बढ़ते हैं, उन्हें प्रिवेंट और कंट्रोल करना है। और एक स्टेबल पॉपुलेशन अचीव करनी है बाय 2045 तक हमें एक स्टेबल पॉपुलेशन तक पहुंचना है, यानी हमें अपनी कंट्री डेवलप कर लेनी है। Population as a human resource. Population constitutes a nation's valuable resource. Nature's bounty becomes significant only when people find it useful. Bounty मतलब generosity. तो नेचर क्या क्या देता है हमें, उसके कौन से रिसोर्सेज हैं, वो किस तरह काम आते हैं, ये काम किसके आएंगे, लोगों के ही काम आएंगे। तो हमारा नेचर कितना जनरस है ये हमें लोगों की वजह से पता चलता है। यानी कि ह्यूमन लाइफ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। It is people with their demands and abilities that turn them into resources. लोग हैं और उनकी कुछ डिमांड्स हैं, कुछ इच्छाएं हैं और कुछ काम वो कर सकते हैं, कुछ उनके पास में एबिलिटीज हैं, जिससे वो बन जाते हैं रिसोर्सेज, यानी वो खुद एक प्रकार से काम आ सकते हैं। Hence human resource is the ultimate resource, क्योंकि दुनिया ह्यूमन के अराउंड ही रिवॉल्व कर रही है। Healthy, educated and motivated people develop resources as per their requirements. जो लोग हेल्दी हैं, एजुकेटेड हैं और मोटिवेटेड हैं काम करने के लिए, अपने आप से उनमें काम करने की शक्ति आती है, उनका काम बड़ी अच्छी तरह होता है। ऐसे लोगों को हम
एचआर मैनेजर के हिसाब से भी हायर करते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। हर जगह एक ही प्रकार के लोग नहीं मिलते। जैसे कई बार कई यूट्यूब वीडियोज में भी मैंने सुना है कि इंडिया में ज़्यादा टेक्निकल लोग काम करते हैं एंड वहीं दूसरे देशों में जैसे फॉरेन कंट्रीज में, यूएस यूके में, डेवलप्ड कंट्रीज में वगैरह ज़्यादा कंसेप्चुअली काम किया जाता है। मीन्स डिसीजन मेकिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं वहाँ के लोग। वहीं यहाँ के लोग काम कंप्लीट करने में और जुगाड़ करके काम कम पैसों में कंप्लीट करने में ज़्यादा फोकस करते हैं। दे डिफर इन देयर एजुकेशनल लेवल्स, एज एंड सेक्स। उनके जेंडर अलग अलग होते हैं, उनकी एजेस अलग अलग होती हैं एंड एजुकेशन लेवल्स, कोई ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई पीएचडी है, एमफिल है, तो ऐसे उनके एजुकेशनल लेवल्स भी अलग अलग होते हैं। देयर नंबर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो कीप चेंजिंग। कहीं पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहीं कम है, एंड पॉपुलेशन की क्वालिटी वो भी प्लेस टू प्लेस चेंज होती रहती है। द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी हैज़ इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, हमने जाना, तो उस रिसोर्स को डेवलप करना भी तो जरूरी है। इसके लिए ये जो कंसेप्ट है वो आया है 1990 में। ह्यूमन डेवलपमेंट एम्ब्रेसेस एनलार्जमेंट ऑफ ऑल ह्यूमन चॉइसेस, बी इट इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल। मीन्स हर लेवल पे उन्हें इंप्रूव करना है, हर प्रकार से, हर एस्पेक्ट में। इट इज द एनरिचमेंट ऑफ ह्यूमन लाइव्स विच इज द रियल वेल्थ ऑफ द सोसाइटी। कॉन्सिक्वेंटली करना क्या है, ह्यूमन लाइव्स को एनरिच करना है, बेटर बनाना है और अपग्रेड करना है। नेक्स्ट है रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्सेज से इकोनॉमी की डेवलपमेंट कैसे होगी? ह्यूमन डेवलपमेंट इज एन एंड यानी वांट या फिर गोल, व्हाइल इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ मींस टू अचीव दिस एंड। इफ सपोज कि हम अभी इस रेड वाले पॉइंट पे हैं, तो ये जो ब्लू पॉइंट है वो ह्यूमन डेवलपमेंट है जो हमें अचीव करनी है, और वो हम अचीव किसके जरिए करेंगे? इकोनॉमिक ग्रोथ के जरिए। अगर इकोनॉमी डेवलप होगी तो ह्यूमन भी डेवलप होगा। सो ह्यूमन कंडीशंस शुड बी इम्प्रूव। इंसानों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ानी है जिससे ह्यूमन डेवलपमेंट हो। ह्यूमन डेवलपमेंट कैन कंट्रीब्यूट टू रिडक्शन इन सिविल डिस्टर्बेंसेस इन अ सोसाइटी एंड इंक्रीज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर ह्यूमंस डेवलप हो जाएंगे तो उनका ब्रेन डेवलप होगा और वो बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे, जिससे प्रॉब्लम्स कम हो जाएगी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट बेटर डिसीजंस ले पाएंगी। ह्यूमन डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड विद वाइडनिंग नॉट मियरली इनकम चॉइसेस बट कवरिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। वही पहले वाली बात, हर एस्पेक्ट में ह्यूमन डेवलपमेंट करनी है हमें। कौन से एस्पेक्ट? इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल। ह्यूमन को डेवलप करने के लिए एजुकेशनल फैसिलिटीज भी लानी पड़ेंगी, शिक्षा को बढ़ावा देना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे? लिटरेसी रेट बढ़ाएंगे, स्पेशली वुमेन पे फोकस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स में वुमेन कम लिटरेट हैं, उन्हें एजुकेशनल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं हो पाती। इससे या तो चिल्ड्रन होंगे नहीं, और अगर होंगे तो उनका अच्छे से पालन पोषण होगा, अच्छे से ध्यान रखा जाएगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन उन्हें दिया जाएगा। दिस कंट्रीब्यूट्स टू पॉपुलेशन कंट्रोल एंड पॉपुलेशन की क्वालिटी भी बढ़ रही है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कंट्रीब्यूट्स टू इंप्रूवमेंट इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड लिटरेसी रेट। लोग न्यूट्रिशियस फूड खाने लग जाएंगे तो उनका जीवन हेल्दी रहेगा और उनकी लाइफ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, ज़्यादा साल वो जिएंगे। और लिटरेसी रेट इंप्रूव होने का पॉइंट तो हमने पहले देखा ही, तो ओवरऑल लाइफ क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। HRD हेल्प्स टू ब्रिंग अबाउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट से रिसर्च बढ़ेगी और डेवलपमेंट भी बढ़ेगी। इट मोटिवेट्स रिसर्च इन वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी और रिसर्च की जाएगी, टीचिंग मेथड्स कौन से अच्छे होते हैं वो सब जाना जाएगा, लोगों को और बेटर एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी। ह्यूमन डेवलपमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन ह्यूमन प्रोडक्टिविटी, दैट इज इन्वेस्टमेंट इन न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड एजुकेशन विच रिजल्ट्स इन हाई प्रोडक्टिविटी। लोग अगर खर्च करते हैं अपने न्यूट्रिशन पे, मतलब न्यूट्रिशियस डाइट पाने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, यानी एक्सरसाइज वगैरह के लिए, एंड एजुकेशन के लिए, कोई वर्कशॉप या सेमिनार्स अगर वो अटेंड करते हैं, तो इससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, जिससे वो ओवरऑल अपनी लाइफ में अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल बाय नेचर। दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, ह्यूमन डेवलपमेंट करना जरूरी है। इट अप्लाइज टू लेस डेवलप्ड एज वेल एज हाईली डेवलप्ड कंट्रीज। कंट्री अंडर डेवलप्ड हो या हाईली डेवलप्ड हो, वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट करना जरूरी है। इन शॉर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट एम्ब्रेसेस द एंटायर सोसाइटी। अगर ह्यूमंस और डेवलप होंगे तो पूरी सोसाइटी को फायदा ही फायदा होगा। डू यू नो पॉपुलेशन एजुकेशन? इट इज एसेंशियली रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये भी HRD से रिलेटेड है। इट एम्स नॉट ओनली एट क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द पॉपुलेशन बट ऑल्सो विथ डेवलपिंग वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स विच टेक केयर ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ पॉपुलेशन। ये लोगों में अवेयरनेस भी क्रिएट करता है, लेकिन साथ ही में उसका मेन एम रहता है कि लोगों में वैल्यूज डेवलप करें और उनके एटीट्यूड्स बदलें, जिससे पॉपुलेशन की क्वांटिटी भी अच्छे से ध्यान में रहे, यानी वो कंट्रोल हुए और क्वालिटी इंप्रूव हो। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, population education is an educational program which provides for a study of population situation of the family, the community, nation and the world with the purpose of developing in the students rational and responsible attitude and behavior towards the situation. पॉपुलेशन के बारे में एजुकेशन भी एक तरह का एजुकेशनल प्रोग्राम ही है, जैसे बाकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन होती हैं।
जिसमें लोग अलग अलग प्रकार की, मतलब लेस पॉपुलेशन होगा तो क्या होगा, उसमें फीमेल पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो क्या होगा, उन सब एस्पेक्ट्स के ऊपर स्टडी करते हैं। अब उसमें वो एक फैमिली के बारे में भी रिसर्च कर सकते हैं, कोई कम्युनिटी, नेशन या फिर वर्ल्ड, पूरी दुनिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो सब हम जान सकते हैं पॉपुलेशन एजुकेशन के जरिए। और ये हम करते हैं एक पर्पस के साथ। क्या पर्पस है हमारा? कि उससे स्टूडेंट्स में डेवलप होगा रैशनल और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर और एटीट्यूड। रैशनल यानी बिना भेदभाव के हर इंसान को एक इंसान की तरह देख के, और रिस्पॉन्सिबली जिम्मेदारी के साथ में वो कोई भी डिसीजन लेंगे, कोई भी किसी भी तरह का बिहेव करेंगे और वैसा ही अपना एटीट्यूड रखेंगे। देन यू शुड नो में है डेमोग्राफिक डिविडेंड। वन ऑफ इंडियाज कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस इज इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड। What is demographic dividend? Demographic dividend occurs when the proportion of working population to the population is high. अगर हम एक प्रोपोर्शन निकालें कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है और वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है, तो वो इंडिया में हाई है, यानी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वर्किंग है, जो काम करने लायक है, कहीं जॉब कर सकती है या अपना बिजनेस कर सकती है, या अगर वो प्रोफेशनल है तो अपनी प्रैक्टिस कर सकती है। ये हमारे भारत देश को बाकी देशों से बेटर बनाता है। एक एस्पेक्ट में हमें एक एडवांटेज मिलता है। ये देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है ना मैंने, वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है फ्रॉम नॉन वर्किंग पॉपुलेशन, यानी डिपेंडेंट्स कम है और काम करने वाले, उनके लिए कमाने वाले, उनके लिए रिसोर्सेज इकट्ठे करने वाले ज़्यादा लोग हैं। पर सिर्फ वर्किंग पॉपुलेशन के एज क्राइटेरिया में आने से लोग वर्किंग नहीं हो जाते, किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाती, या कोई वॉलंटरीली अनएम्प्लॉयड ही रहना चाहता है, उसका भी काम ही नहीं है, उसका भी मनी नहीं है जॉब करने का। पर डेमोग्राफिकली देखें तो हमारा डिविडेंड हायर है। दिस इंडिकेट्स अ हाई पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज विच कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। हमने यहाँ पे देखा ना, ह्यूमन डेवलपमेंट हमारा गोल है, लेकिन वो करने के लिए हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करनी पड़ेगी। तो क्योंकि हमारे पास में वर्किंग पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन ज़्यादा है, इसलिए हमारे पास में ह्यूमन रिसोर्सेज ज़्यादा हैं और उन ह्यूमन रिसोर्सेज से हम ज़्यादा पोटेंशियल का काम निकलवा सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा एंड आपने भी अपनी किताब रंगीन करती हो। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू सो मच।